Good morning, students. We are going to study our fourth chapter, heredity and evolution. Okay, students. Now, what is genetics? Before studying everything, we have to study what is heredity. Okay, students. Firstly thing we will study, that is what is genetics. Okay, genetics is the branch of biology that deals with the study of heredity and variation. मतलब विज्ञान की वह शाखा जो हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में अध्ययन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज जेनेटिक्स. द टर्म वाज गिवन बाय बैटसन इन 1906. और इसको किसने दिया था? बैटसन ने दिया था 1906 में. ओके, नाउ अबाउट वेरिएशन. वेरिएशन मीन्स चेंज. वेरिएशन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन. जैसा कि आप देखते हैं, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, आप भी हैं और हम भी हैं, लेकिन हमारे आप में अंतर है कि हम दोनों एक जैसे नहीं दिखते. आखिर ऐसा क्यों है? ये ड्यू टू वेरिएशन. ओके, वेरिएशन आया कैसे, हुआ कैसे, इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम अभी. ओके, नाउ is the degree of differences found in morphological, physiological and other traits found among the individual belonging to the same family, race and species. Okay, एक ही रेस और स्पेसीज में मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जो अंतर होता है, इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं. मतलब हम सेम होते हुए भी एक जैसे नहीं हैं. I am also human being, you are also, but our face, our hair, eyes, skin color, everything that is different. Okay, that is due to variation. Okay, the differences from the mean of average of traits as found in various individual of a species are called variation. मतलब एक विशेष एक स्पेसीज के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के एक एवरेज जो अंतर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं. दे ऑकर इन ऑल characteristics. Variations are so widespread that no two human beings except identical twins are same. ओके, यहाँ तक कि इतना अंतर होता है कि केवल जो आपके ट्विंस जुड़वा होते हैं, उनको छोड़कर कोई भी आदमी एक जैसा नहीं दिखता है. ओके, इनहेरिटेबल वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. ओके, और ये अंतर आता कैसे है? ये रिप्रोडक्शन के समय में ये अंतर आता है. वेरिएशंस आर फ्यूअर इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इज एब्सेंट. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ही कम आता है, क्योंकि उसमें जीन्स का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है. मेल और फीमेल दोनों नहीं होते हैं, बल्कि ये एक ही पेरेंट से हो जाता है. मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशंस आर ड्यू टू म्यूटेशंस कॉज्ड बाय द एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, और मोस्टली ये होते क्यों हैं? क्योंकि डीएनए जब रेप्लिकेशन उसका होता है, डीएनए की कॉपी बनती है, तो कॉपी बनते समय उसमें थोड़ी बहुत एरर हो जाती है. जैसे आप किसी भी सर्टिफिकेट को लेकर जब आप फोटोस्टेट कराते हैं, तो क्या वो सेम वैसा ही उसका कलर दिखता है? कलर में थोड़ी सी कमी आ जाती है, थोड़ा हल्का दिखने लगता है. लाइक दिस थोड़ी बहुत उसमें भी अंतर आ जाती है जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. This can be observed in field of sugar cane. Sugar cane is grown through vegetative propagation. Very few variations would be seen among the individual plants. यहाँ तक कि हर एक सुगर केन को देखिए, सब एक ही जैसा नहीं होता है. मतलब उसमें भी क्या हुआ? उसमें भी अंतर आपको देखने को मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट accumulation ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन के से कैसे आपका वेरिएशन एक्यूमुलेट होता है, एक साथ जुड़ता है. वेरिएशन अपीयर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन वेदर ऑर्गेनिज्म आर मल्टीप्लाइंग सेक्सुअली और एसेक्सुअली. चाहे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल, दोनों समय वेरिएशन उत्पन्न होते हैं.
Each generation provide the next generation with a common basic body design and some subtle changes or variation. मतलब नेक्स्ट जो जनरेशन होता है, हर जनरेशन में बॉडी डिजाइन तो सेम होती है लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है. एज दिस जनरेशन रिप्रोड्यूसेस इट प्रोवाइड्स द सब्सिक्वेंट जनरेशन with basic body design variation obtained from its previous generation as well as new generation. ओके, बॉडी डिजाइन के साथ साथ जो प्रीवियस जनरेशन है उससे नेक्स्ट को वो थोड़ा उसमें परिवर्तन यानी वेरिएशन क्रिएट कर देता है. द वेरिएशंस एक्यूमुलेट एंड पास ऑन टू मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स विद ईच जनरेशन. अब देखिए हुआ क्या, फर्स्ट जनरेशन में जो वेरिएशन हुआ नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में फिर वेरिएशन हुआ वो भी हेरिटेबल होते गया. ओके, नेक्स्ट जनरेशन फिर वैसे ही हुआ. ऐसे ही 4,000 to 5,000 जनरेशन जाते जाते इतनी अधिक वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाती है कि जिसके परिणाम स्वरूप न्यू इंडिविजुअल क्रिएट हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ frequency therefore frequency of a particular variation will go on increasing as we move to later generation. यानी जितना बाद वाले जनरेशन तक जाएंगे धीरे 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 वेरिएशन एक्यूमुलेट होते जाएगा. द डाइवर्सिटी इज स्मॉल इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म एज इट इज कॉज्ड बाय ओनली एरर ऑफ डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म. ओके, क्योंकि ये डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म होता है इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये थोड़ा बहुत ही हो पाता है. द डाइवर्सिटी इज क्वाइट हाई इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ रिसफलिंग ऑफ ट्रेट्स ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन एंड चांस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमिट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. यानी जब गैमिट फॉर्मेशन होता है उस समय चेंजिंग होता है, इसके साथ साथ जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है तब भी उसमें चेंजिंग आती है. इसलिए इसमें जस्ट डबल यानी 2 गुना अधिक डिफरेंस आता है, वेरिएशन क्रिएट होता है. किसमें? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. डिपेंडिंग अपॉन देयर यूटिलिटी टू द इंडिविजुअल वेरिएशंस आर ऑफ 3 टाइप्स. ये 3 प्रकार के होते हैं वेरिएशन, एक यूजफुल, हार्मफुल एंड न्यूट्रल. यूजफुल होगा तो उसको सर्वाइवल के लिए एडवांटेज मिलेगा, उसका बेनिफिट आगे होगा, और हार्मफुल होगा तो वो ऑर्गेनिज्म को आगे सर्वाइव करने में उसके एक्सटेंशन में वो हेल्प कर जाएगा, और अगर वो न्यूट्रल रहा तो उसका कोई असर उस पर नहीं होगा. नाउ अबाउट हेरिडिटी. व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. यानी हेरिडिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंट से बच्चे में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेनोमेना लाइक बिगेट्स लाइक. ओके, बिकॉज ऑफ इट्स अ मेज प्लांट गिव राइज टू मेज प्लांट. और यही कारण है कि मेज प्लांट ही से मेज ही उत्पन्न होता है, ना कि शुगर केन. ओके, like this, if there is a dog then it will produce pups, and in human being it will create only human being. Okay students, now inherited traits. Okay, the traits which are given by our parent are known as inherited traits. Okay students, they are those traits which are controlled by genetic material of individuals and are obtained from the parents in inheritance. Okay, मतलब ऐसी क्वालिटीज़ जो हमें अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में मिलती है, विरासत में मिलती है, उसे हम इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं. ओके, वो कौन कौन सी हैं? दैट आर हाइट, स्किन कलर, आइज कलर, हेयर, शेप ऑफ नोज, लिप्स, ईयर्स एटसेट्रा. दैट आर द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स. ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए जो दिखाया गया है, यहाँ पर फ्री ईयर लोब और आपका अटैच्ड ईयर लोब के बारे में दिखाया गया है कि इसमें किस तरीके से, जैसे कि देखिए यहाँ पर दिखाया गया डबल ई और स्मॉल ई. कैपिटल ई ये आपका क्या है? दैट इज़ अवर
फ्री ईयर लोब और जो स्मॉल ई है ये अटैच्ड ईयर लोब है। तो इसके F1 जनरेशन में ई क्रिएट हो रहा है जिसमें कैरेक्टर फ्री ईयर लोब का कैरेक्टर तो दिख रहा है, लेकिन जो स्मॉल ई है वो उसमें रिसेसिव कैरेक्टर के रूप में पड़ा रहता है। अब जब इसका हम फिर से क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो आप क्या देखते हैं कि 3:1 के रेशियो में, यानी एक 1 प्योर फ्री ईयर लोब और सेकेंड जो होगा वो हाइब्रिड वैरायटी दैट इज़ योर फ्री ईयर लोब का 2, और इसके साथ साथ एक चांस होगा आपका अटैच्ड ईयर लोब क्रिएट होने का, जनरेट होने का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। आइए अब हम इसमें पढ़ते हैं जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आपको दिया है। और आज अगर ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं रहे होते तो शायद जेनेटिक्स के का जो इतना बड़ा जो मैटर है ये आज तक शायद अननोन रहा होता। ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। स्टूडेंट्स टेक केयर दिस, ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, discovered the mechanism of transmission of character from one generation to the next generation. Mendel was born in Silesian, a village in Hengendorf, okay, on July 22, 1822 to a farmer family. okay, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पहली बात कि उन्होंने डिस्कवरी किया कि किस तरीके से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, और इनका जन्म सिलिशियन नामक एक गांव में हुआ था जो हेंजेनडॉर्फ, जो क्रेंज रिपब्लिक का पार्ट है। आज 22 जुलाई 1822 को एक किसान की घर में हुआ था। ओके, नाउ अब हम जानते हैं इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, इन्होंने कैसे क्या डिस्कवरी किया। इन 1856 मेंडल ऑब्जर्व द अकरेंस ऑफ 2 टाइप ऑफ पी प्लांट्स ग्रोइंग इन हिज मॉन्टेसरी। ये स्कूल टीचर थे, इन्होंने क्या देखा? मॉन्टेसरी एक प्लेस का नेम है। इन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर 2 पी प्लांट, एक्चुअली ये क्या थे? प्रिस्ट थे, जिसको हम लोग पादरी बोलते हैं क्रिश्चियन में, ये वही थे। He found that P had several pairs of contrasting traits. तो उन्होंने क्या देखा कि कि P का जो प्लांट है उसमें कई कैरेक्टर्स, कई गुण उनको देखने को मिले। हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ये सब चीज़ उन्होंने नोटिस किया, ध्यान दिया। He raised true breeding of pure lines एंड दीज वेराइटीज़। ओके, अब इन्होंने क्या किया? 2 प्योर वेराइटी लिया, जैसे एक टाल प्लांट को लिया, एक ड्वार्फ प्लांट को लिया। ओके, और उसके बाद इन्होंने इसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया। द ऑफस्प्रिंग कॉल्ड F1 आर अलाउड टू सेल्फ ब्रीड, और उसके बाद F1 जनरेशन में जो इनको मिले उसको इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ ब्रीड कराया। ओके, मेंडल एम्प्लॉयड द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिकल मेथड टू एनालाइज द रिजल्ट, और उसके लिए उन्होंने स्टैटिकल मेथड और प्रोबेबिलिटी के लॉ को लगा करके उसको समझने का प्रयास किया। ही रीड आउट द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट एट 2 मीटिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन 1865। 1865 में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में इस बात को, इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने रखा। हिज पेपर एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन वाज पब्लिश्ड इन प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी इन 1866, और 1866 में इनका एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से इनका पेपर में ये छपा भी। हाउएवर his work remained unnoticed for 34 years of limited circulation of proceeding and the preoccupation of scientific world of Darwin's theory of natural selection. okay, और देखा जाए
तो लगभग 34 ईयर्स तक, जब तक डार्विन की थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नहीं आई थी, तब तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अब देखिए इसकी रीडिस्कवरी कैसे हुई। नाउ रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। इन 1903 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली discovered the principle of heredity that has already been proposed by Mendel. ओके, मेंडल ने जो थियरी बनाई थी उस पर अध्ययन 3 साइंटिस्ट ने किया। दैट वाज हीगो डिब्रीज हॉलैंड से, कार्ल कॉरेंस फ्रॉम जर्मनी एंड इरिच वॉन ओके फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ये कहाँ से थे? ऑस्ट्रिया से थे। ओके, नाउ द Forgotten work of Mendel then dug out and republished in 1901. अब उसके बारे में इन्होंने अध्ययन करके इसको फिर से रिपब्लिश कराया। ओके, और रिपब्लिश कराने से पहले कोरेंस एडिटेड मेंडल्स वर्क एंड रेज्ड 2 of his generalizations to status of law of segregation and law of independent assortment. और इन्होंने क्या किया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को उसमें ऐड कर दिया। नाउ अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि इन्होंने किस पर अपना प्रैक्टिकल किया था? दैट वाज गार्डन पी, या जिसका साइंटिफिक नाम है पाइसम सैटाइवम। ओके, अब इन्होंने उसको लिया क्यों? पहली बात तो शॉर्टर लाइफ थी इसकी। अब अगर ह्यूमन बीइंग पर शुरू करते तब तो अपनी लाइफ ही छोटी पड़ जाती है अध्ययन करने के लिए। तो easy availability of decoratable contrasting traits of several characters, यानी उसकी several characters की varieties easy available थी। flowers structure normally allow self pollination और cross pollination can be carried out easily। अब देखिए फ्लावर की जो क्वालिटी थी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों को इजीली कराया जा सकता था। एनुअल नेचर ऑफ प्लांट, एनुअल नेचर था वो, जब चाहे तब उसको उगाया भी जा सकता था। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड बाय ईच प्लांट, और एक प्लांट से कई प्रकार के सीड्स भी बनते थे। देन रिक्वायरमेंट ऑफ लिटिल केस एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। ओके, और उसको कम से कम देख रेख की ज़रूरत थी। ओके, आइए अब देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार के कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के क्रॉसिंग कराया। ओके, फर्स्ट थिंग शेप राउंडेड एंड रिंकल्ड, सीड कलर दैट वाज येलो एंड ग्रीन, फ्लावर कलर दैट वाज वायलेट एंड वाइट, पॉड शेप दैट वाज फुल साइज एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। ओके, बीच बीच में देखिए दबा हुआ है और ये फुल साइज का है पूरा। देन पॉड दैट वाज ग्रीन एंड येलो, एक जो ग्रीन कलर में उसका पॉड था, फली थी, और दूसरे का येलो कलर में था। देन फ्लावर पोजीशन एक्सियल, कुछ में देखिए लेफ्ट और राइट, एक एक्सिस के लेफ्ट और राइट में फ्लावर होते थे और कुछ टर्मिनल थे जिनमें केवल ऊपर वाले पार्ट पर ही पाया जाता था। ओके, देन टाल एंड ड्वार्फ, टाल और ड्वार्फ की भी क्वालिटी को इन्होंने नोटिस किया, ये सब चीज़ें उन्होंने देखा। नाउ अबाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ F1 जनरेशन। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग F1 जनरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। नाउ मेंडल परफॉर्म्ड रेसिप्रोकल बिटवीन हैविंग अल्टरनेट ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर्स दैट वाज टाल एंड ड्वार्फ, यानी उन्होंने सबसे पहले F1 जनरेशन में क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले टाल, प्योर टाल एंड प्योर ड्वार्फ को लिया। कलर्ड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, मतलब एक था जो कलर्ड फ्लावर का था, एक वाइट फ्लावर का था। सो दिस इज रिमूव्ड एंथर ऑफ 50% ऑफ फ्लावर्स एज ईच टाइप एंड यूज्ड देम एज फीमेल पेरेंट। pollen of other trait were collected and dusted over the stigma of these plants। अब इन्होंने क्या किया, दूसरे वाले के को पहले क्या किया कि इमैस्कुलेशन कर दिया, यानी उसके एंथर को रिमूव कर दिया, और फिर एंथर को रिमूव कर दिया तो दूसरे वाले में जो पॉलन ग्रेन क्रिएट हुआ उसको उन्होंने दूसरे वाले पे ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, pollen from other traits were collected and dusted over the stigma of these flowers. The pollinated flowers were
covered with paper bag and allowed to form the pod with seed. Okay, cross involving two rates of single character called monohybrid. Cross involving traits of two characters is known as dihybrid, and the seed of the cross were collected and sown the next year. These plants were hybrid in nature and then constituted the first affiliated generation of F1 generation. ओके, अब इन्होंने क्या किया, उसको ढक दिया। ढकने के बाद सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 2 प्लांट लिया जिसमें अलग अलग क्वालिटीज़ थी, टाल ड्वार्फ, और इसके साथ साथ फ्लावर का कलर क्या था, एक कलर्ड था एक वाइट था। अब इन्होंने क्या किया, एक वाले का वाइट वाले का सपोज दैट उन्होंने क्या कर दिया कि एंथर हटा दिया, और दूसरे वाले प्लांट का उन्होंने कलर्ड वाले से उसके पॉलन ग्रेन्स को लेकर के दूसरे वाले के फ्लावर पर, दूसरे प्लांट के फ्लावर पर उसको गिराया और फिर उसको कवर कर दिया पेपर से, ताकि अब उसमें कोई बाहर से किसी प्रकार का कोई पॉलन ग्रेन्स ना आए। अब उसके बाद अब धीरे धीरे उसमें से पॉड बनना शुरू हुआ, अब सीड बना। और क्योंकि यहाँ जब उन्होंने देखिए सिंगल कैरेक्टर को लेकर के स्टडी किया, ओनली टालनेस को, तो उसे हम सिंगल कैरेक्टर को लेकर स्टडी करते हैं तो उसको हम मोनोहाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और जब 2 से अधिक कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी करते हैं तो उसे हम डाईहाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब जो सीड हुआ, अब उस सीड को नेक्स्ट जनरेशन यानी नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर से उसको सो किया यानी बोया। द प्लांट वर हाइब्रिड इन नेचर। अब उन्होंने क्या देखा कि इसमें दोनों गुण पाया जाता था। दे कंस्टिट्यूटेड द फर्स्ट फिलिएटेड जनरेशन और F1 जनरेशन, और उसका इस प्रकार से उसका नाम उन्होंने क्या बोला, F1 जनरेशन बताया। सेल्फ ब्रीडिंग फॉर F2 एंड F3 जनरेशन। अब इस तरीके से इन्होंने F2 और F3 जनरेशन में क्या कराया, सेल्फ ब्रीडिंग कराया। ओके, प्लांट ऑफ F1 जनरेशन वर अलाउड टू फॉर्म। अब देखिए मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड के बारे में अब हम स्टडी करते हैं, मोनोहाइब्रिड कैसे क्रिएट हो रहा है। ओके, देखिए मोनोहाइब्रिड के बारे में हमको स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स इसको सिंपली यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है। देखिए दैट इज़ अबाउट मोनोहाइब्रिड, टाल प्योर टाल प्लांट, प्योर ड्वार्फ प्लांट। ओके, अब इन दोनों को जब क्रॉस कराया गया तो फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर F1 जनरेशन में हाइब्रिड टाल प्लांट क्रिएट हुआ। ओके स्टूडेंट, देखिए मोनोहाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। मोनोहाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है कि इसमें टालनेस और ड्वार्फनेस दोनों एक अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, एक साथ 2 गुण नहीं है। ओके, दोनों प्योर थे, यानी जिसको हम कैपिटल टी, टालनेस को हम कैपिटल टी में शो कर सकते हैं और ड्वार्फनेस को स्मॉल टी में। जब इनको क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी ड्वार्फनेस का स्मॉल टी मिला करके एक हाइब्रिड प्लांट क्रिएट हुआ। अब जो हाइब्रिड प्लांट मिला इसको अब हमने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन जब कराया गया तो F2 जनरेशन में क्या देखने को मिला कि 3:1 रेशियो में नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट क्रिएट हुए। 3:1 के रेशियो में क्या मिला, 1 टाल प्लांट, 3 हाइब्रिड प्लांट्स, यानी जिसमें हाइब्रिड टाल थे उनमें आपके ड्वार्फनेस का भी एलील प्रेजेंट था। नाउ 3, इस तरीके से एक रेशियो तैयार हुआ। ओके, और इसमें इन्होंने किस बात को क्लियर किया है, इसमें इन्होंने क्लियर किया है लॉ ऑफ डोमिनेंस को। जैसे जब यहाँ पर टाल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से जब कराया गया क्रॉस तो F1 जनरेशन में क्या देखा गया, केवल टाल प्लांट ही अपीयर हुए। आखिर ड्वार्फ गए कहाँ? ड्वार्फ यहाँ पर ये हुआ कि जो कैरेक्टर वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, यानी जो आप एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वह दिख गया, मतलब जो प्रभावी गुण था वह दिखा और जो प्रभावी नहीं था वो छिप गया। ओके, और इस तरीके से इस रूल को इसको हम क्या बोले, लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जाना गया।
मतलब डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स जो भी होंगे वो हमेशा शो आउट होंगे। जैसे यहाँ पे टाल प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, दोनों में जब F1 जनरेशन में क्रॉस कराया गया तो वहाँ पर क्या मिला आपको? हाइब्रिड प्लांट्स मिले, जिसमें केवल टाल प्लांट्स ही मिले। लेकिन जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया F1 जनरेशन के प्लांट्स में, तो F2 जनरेशन में क्या देखने को मिला? वहाँ पर ये देखने को मिला कि 1 प्योर टाल प्लांट और 2 हाइब्रिड टाल प्लांट्स मिले, ओके, और 1 ड्वार्फ प्लांट मिला। यानी इस तरीके से 1:2:1 का रेशियो, यानी अगर इसमें जीनोटिपिकली देखा जाए, देखिए अब यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं, जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो का मतलब हुआ जिसमें कि टाल, हाइब्रिड टाल जो है और प्योर प्लांट है, जेनेटिकली उनका जब अध्ययन किया गया तो उनको हमने क्या बताया? इनको जीनोटिपिक रेशियो बोला। और फिनोटिपिक रेशियो में ये चीज़ देखने को मिला कि 3:1 रेशियो, यानी 3 आपके कैसे प्लांट दिखे? टाल दिखे, यानी उनमें टालनेस का गुण पाया गया, और एक क्या था? ड्वार्फ था। यानी जीनोटिपिक वो क्वालिटीज़ होते हैं जो जेनेटिक लेवल पे जो क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, जैसे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, मतलब ये हम जो शो करना चाहते हैं ये जीनोटिपिक रेशियो है। लेकिन फिनोटिपिक रेशियो में क्या शो होगा कि वो प्लांट क्या है, जो हम देख कर समझ सकते हैं वो फिनोटिपिक क्वालिटी हुआ, और जो जेनेटिक लेवल पे क्वालिटी होती है उसे हम जीनोटिपिक क्वालिटी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डाई हाइब्रिड क्रॉस, आइए देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था और डाई हाइब्रिड क्रॉस में किस तरीके से कराया गया। मोनो हाइब्रिड तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, जिसमें मोनो हाइब्रिड में मोस्ट सिंपल प्योर टाल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट को लेकर के क्रॉस कराइए, आपको हाइब्रिड टाल मिलेगा, और फिर इसमें से 2 हाइब्रिड टाल को लीजिए और फिर से इनमें क्रॉस करा दीजिए, फिर 1:2:1 के रेशियो में आपको प्लांट मिलेंगे। इस तरीके से इसको हम मोनो हाइब्रिड प्लांट बोलेंगे, क्योंकि ये केवल एक ही गुण को ध्यान में रख करके कराया गया है, पॉलिनेशन, ओके, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ना डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ 2 अलग अलग कैरेक्टर को लेकर के स्टडी किया गया है। इट इज अ क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पेसीज विच इज मेड to study inheritance of a pair of factor or trait, 2 characters crossed, pure breeding P plant having yellow round seed। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे 2 क्वालिटी की बात की जा रही है कि ऐसे पी प्लांट के भीतर क्या कराया गया? बीच में क्रॉस कराया गया जो येलो और राउंड सीड थे, यानी 2 गुण हुआ। देन रिंकल्ड और ग्रीन, ये दोनों क्वालिटी को लेकर के जब ये क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में 4 टाइप्स ऑफ प्लांट अपीयर्ड। ओके, 4 तरीके के पौधे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इन F2 जनरेशन इंस्टेड ऑफ 2 पेरेंटल फॉर्म दे वर राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अब इस तरीके से F2 जनरेशन में जब देखा गया तो 9:3:3:1 के रेशियो में ये जनरेट हुए। इट इज़ कॉल्ड डाई हाइब्रिड रेशियो, और इसको हमने क्या, इसको किस नाम से बोला गया? डाई हाइब्रिड रेशियो इसको बताया गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी हियर अबाउट टर्मिनोलॉजी। इसका जो और भी पार्ट है, जो डिटेल है, वो आगे अभी हम और आपको क्लियर करेंगे। आइए पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। कैरेक्टर मीन्स क्वालिटी, मार्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल थिंग्स हो, जैसे कि हाइट है, ड्वार्फनेस है। ट्रेट का मतलब कैरेक्टर, ओके, दैट इज टाल या ड्वार्फ, दैट इज कैरेक्टर। फैक्टर, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, आगे चल के इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? ओके, इट इज़ अ पर्टिकुलर एंटाइटी दैट फंक्शन अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आगे इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? That is your gene. Okay, the term factor has been replaced by gene by Johansen in 1909.
1909 में जीन यानी फैक्टर टर्म को हटा करके जीन का नाम दिया गया, जिसको जॉनसन ने सन 1909 में इसको रिप्लेस किया था। जीन क्या है? दैट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विथ कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए टेक्स पार्ट इन एक्सप्रेसिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। ओके, जीन क्या होता है? ये एक ये आपका एक जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? लीनियर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? दैट इज डीएनए दैट एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर्स। नाउ एलील्स क्या होते हैं? दे आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच ऑकर एट द सेम पर्टिकुलर पोजिशन और जीन लोकस over the chromosomes. In higher plant or animals there are two allele are of a gene called allelomorph, यानी दो या दो से अधिक जीन्स को हम क्या बोलते हैं? एलील या एलिलोमार्फ बोलते हैं। और एलिलोमार्फिक पेयर दैट में एक्सप्रेस द सेम ट्रेट और डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर। ओके, देखिए जैसे टी यहाँ पे क्या है? दैट इज एलील्स हैं। ओके, स्मॉल टी कैपिटल टी दैट इज ऑल्सो एलील। ओके, दैट इज सिंबल में इसको देखिए नोटिफाई करने के लिए कैपिटल टी का टॉलनेस के लिए किया गया, और स्मॉल टी का यानी कैपिटल टी दो एक साथ दिखा रहे हैं दैट इज टॉलनेस, एंड स्मॉल टी को दिखा रहे हैं दैट इज ड्वार्फनेस। ओके, कैपिटल आर राउंड और स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए, वाई फॉर येलो एंड small y that is for green. Now about genotype. Okay, it is observable character of an individual. देखिए जिसे हम बाहर से देख करके पहचान सकते हैं दैट इज योर जीन फिनोटाइप। ओके, जैसे टालनेस, ड्वार्फनेस, कर्ली हेयर दैट आर जीनोटाइप। इट इज अ जीन कम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिगार्ड टू वन आर मोर कैरेक्टर्स। ये क्या होता है? ये जीन का कम्प्लीमेंट है, जीन का पार्ट होता है। ओके, जो एक या एक से अधिक कैरेक्टर्स को दिखाने का प्रयास करता है, दैट इज टी। ओके, यानी टी दैट इज जीनोटाइप ऑफ टॉलनेस एंड इट्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिनोटिपिकली। अगर इसको देखा जाए बोथ आर टॉल प्लांट्स, लेकिन जीनोटिपिकली देखें तो दैट इज प्योर, और ये क्या हुआ? दैट इज योर हाइब्रिड। ओके, नाउ अबाउट होमोजाइगस इट इज एन इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल एलील्स और जीन्स, मतलब जिसमें कोई एक आइडेंटिकल जीन्स पाए जाते हों, जैसे कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी वाला जो ये रॉन्ग दिया हुआ है दैट इज कैपिटल टी, ये होमोजाइगस हुआ। हेटेरोजाइगस में क्या हो जाता है? हाइब्रिड को ही हम हेटेरोजाइगस बोलते हैं। एन इंडिविजुअल हैविंग बोथ कंट्रास्टिंग एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज हाइब्रिड और हेटेरोजाइगस। हाइब्रिड को ही हम हेटेरोजाइगस बोलते हैं, जैसा कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी का होना। नाउ डोमिनेंट फैक्टर, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो शो आउट होते हैं उसे हम डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर डोमिनेंट कैपिटल टी में टॉलनेस भी है, और कैपिटल टी स्मॉल टी में दैट इज ऑल्सो टॉलनेस, यानी दोनों ऐसी कैरेक्टर्स हैं जो कि टॉलनेस को ही शो करते हैं। नाउ रिसेसिव फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो शो आउट नहीं होते हैं, जैसे स्मॉल टी। ओके, जैसा कि आपने यहाँ पर ये क्या पढ़ा? कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी इसमें क्या है? दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर। ओके, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन को हम F1 जनरेशन कहते हैं। इट इज जनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्रोड्यूस फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिफर इंडिविजुअल एंड पेरेंट, यानी जेनेटिकली जो डिफरेंट पेरेंट है उनके भीतर जो क्रॉस होता है वो आपका फर्स्ट जनरेशन होता है। F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन, जिसमें क्या होता है? इट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरब्रीडिंग अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन से किसी दो ऑर्गेनिज्म को लेकर के, दो प्लांट को लेकर के हम जब इंटरब्रीडिंग कराते हैं, मतलब
दोनों में दोनों के बीच में ही जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। नाउ मोनोहाइब्रिड रेशियो, इट इज़ द रेशियो obtained in F2 generation when a monohybrid cross is made and the offspring of F1 generation are self-bred. Monohybrid ratio is that is 3:1, 1:2:1, ओके, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है जब किसी एक क्वालिटी को लेकर के हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। और डाई हाइब्रिड तब बोलते हैं जब उसमें दो या दो से अधिक गुणों को लेकर के हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। नाउ ट्रू ब्रीड, दे आर होमोजाइगस एंड जेनेटिकली प्योर। ओके, ट्रू ब्रीड उसी को बोलते हैं जो जेनेटिकली होमोजाइगस हों। ओके, प्योर इंडिविजुअल विच प्रोड्यूस सिमिलर ऑफस्प्रिंग, अ स्ट्रेन ऑफ ट्रू ब्रीड इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ प्योर लाइन। ओके, जो होमोजाइगस हों, होमोजाइगस के बारे में आपने क्या पढ़ा, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर ही क्वालिटी हो। ओके, उसी को हम ट्रू ब्रीड या प्योर इंडिविजुअल बोलेंगे। ना अबाउट मेंडलिज्म। ओके, आइए देखते हैं मेंडलिज्म। मेंडल ने एक्चुअली लॉ ऑफ डोमिनेंस बनाया था, जिसमें दो पार्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और ये सब को किसी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें कि सेरेन नामक साइंटिस्ट ने उसको उसमें बाद में इंक्लूड किया था। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवर्ड बाय मेंडल इन 1866। ओके, 1866 में इन्होंने डिस्कवरी किया था इनहेरिटेंस के रूल को, प्रिंसिपल को, जिसको क्या बोला गया, मेंडलिज्म नाम दिया गया है। यूनिट कैरेक्टर that is an organism has a large number of characters, each one of which behave as a unit. okay, कई कैरेक्टर्स को मिला करके जो कैरेक्टर बनता है, ओके, उसे हम यूनिट कैरेक्टर बोलते हैं। नाउ पेयर्ड फैक्टर्स, ईच फैक्टर इज रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिज्म बाय टू फैक्टर दैट इज एलिल। ओके, जैसा कि आप पेयर्ड फैक्टर में जैसे टी, ओके, ये पेयर्ड फैक्टर को यानी टॉलनेस को शो कर रहे हैं। डिफरेंट ट्रेट्स दैट इज ऑल्सो टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ना अबाउट डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में जानते हैं। डोमिनेंस क्या होता है, आउट ऑफ टू एलिल्स प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड इंडिविजुअल ओनली वन एक्सप्रेसेस इट्स इफेक्ट, इट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट फैक्टर और एलिल। ओके, जब देखिए कैपिटल टी यानी आपके टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट जिसमें स्मॉल टी है, जब ये दोनों को आपस में जब क्रॉस कराया जाता है तो आप क्या देखेंगे कि F1 जनरेशन में कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलता है। ओके, इसमें क्या देखने को मिला कि केवल एक ही कैरेक्टर दिखा, वो क्या था, दैट वाज टॉलनेस, लंबाई। यानी जो पौधा F1 जनरेशन में मिला हमें वो क्या था, वो केवल टॉल प्लांट थे। तो मतलब यहाँ पे जो क्वालिटी हमको दिखी उसे हम डोमिनेटिंग कैरेक्टर बोले, और इस लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला गया। और जो नहीं दिखते उनको क्या बोलते, जो कैरेक्टर नहीं दिखे, ओके, दैट इज नोन एज रिसेसिव कैरेक्टर। ओके, now difference between dominant and recessive characters. Okay, expression, it is also expressed in effect even in presence of recessive factors. Recessive factor is unable to express its effect in the presence of dominant factor. Okay, dominant factor होने की वजह से ये अपने असर को दिखा नहीं पाते, और ये क्या है, यही दिखते हैं और रिसेसिव को दिखने नहीं देते। प्रोटीन, इट प्रोड्यूसेस एन इफेक्टिव प्रोटीन फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स इफेक्ट। अब देखिए डोमिनेट कैरेक्टर जो होते हैं, फैक्टर होते हैं, ये ऐसा स्पेशल प्रोटीन अपनी बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ये हाइट को तुरंत तेज़ी से इंक्रीज कर लेते हैं और अपनी क्वालिटी को शो आउट कर देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, इट प्रोड्यूसेड डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट प्रोटीन, ये प्रोटीन का उतना फॉर्मेशन नहीं कर पाते और इसके लिए इनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन।
ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको। लाभ सेग्रीगेशन में यहाँ पर ये बातें बोली जा रही हैं कि आपने क्या देखा है, F1 जनरेशन में हाइब्रिड वैरायटी क्रिएट हुई जिसमें केवल टॉलनेस देखने को मिला। लेकिन लाभ सेग्रीगेशन जब F2 जनरेशन में क्या देखा गया कि जब F1 जनरेशन को यानी टॉल प्लांट्स को, दो टॉल प्लांट्स को आपस में इंटरब्रीड कराया गया तो 3:1 के रेशियो में आपको जो अलग अलग क्वालिटीज़ थे वो शो आउट होकर बाहर आए। यानी जीनोटिपिकली क्या देखने को, फिनोटिपिकली तो ये देखने को मिला कि 3 प्लांट आपके लंबे क्रिएट हुए और एक प्लांट ड्वार्फ हुआ। और अगर जीनोटिपिकली देखा जाए तो एक प्योर प्लांट मिला और बाकी जो 2 प्लांट थे वो हाइब्रिड मिले और एक ड्वार्फ मिला। मतलब लाभ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि F1 जनरेशन में जो क्वालिटी नहीं दिखी थी वो F2 जनरेशन में उससे शो आउट होना ही है। यानी लाभ सेग्रीगेशन के अनुसार F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स नहीं दिखे थे वो स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। जैसा कि आपने क्या देखा, 3 टॉल प्लांट्स के साथ एक ड्वार्फ प्लांट की भी पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, इसका मतलब है कि कैरेक्टर जो थे वो कैरेक्टर वो एक तरीके से वैनिस्ड नहीं हो गए, गायब नहीं हो गए, समाप्त नहीं हो गए, बल्कि ये नेक्स्ट जनरेशन में शो आउट हो गए। आइए हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। दैट इज टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट, दैट इज प्योर ड्वार्फ प्लांट। जब इसको इंटरब्रीड, जब इसको क्रॉस, यहाँ पर जब क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराने पर क्या मिला आपको, दैट इज हाइब्रिड टॉल प्लांट मिला। अब इसी हाइब्रिड टॉल प्लांट को लेकर के अगेन जब हाइब्रिडाइजेशन कराया गया तो क्या देखने को मिला F2 जनरेशन में स्टूडेंट्स कि एक दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज योर प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। इस तरीके से जीनोटिपिकल रेशियो में 3 टॉल और 1 ड्वार्फ प्लांट मिला। और जीनोटिपिक रेशियो देखा गया तो इसमें 1:2:1 का रेशियो देखने को मिला। मतलब लाभ सेग्रीगेशन ये बोलती है कि F1 जनरेशन में डोमिनेटिंग कैरेक्टर, लाभ डोमिनेंस, F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंस, जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है वही दिखेगा। और सेकंड क्या ला है इनका, लाभ सेग्रीगेशन। लाभ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि जो क्वालिटीज़ F1 जनरेशन में नहीं दिखी थी वो अगर उनके अंदर हम इंटरब्रीडिंग करा देते हैं प्लांट्स के अंदर तो F2 जनरेशन में ये स्पष्ट रूप से दिख जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आइए देखते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है। ओके, द 2 फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर separate and pair independently of 2 factor or other characters during gametogenesis or fertilization। ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि जिस जगह गैमेटोजेनेसिस होता है, जैसे कैपिटल T और कैपिटल R, ये दोनों इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अलग अलग ये क्या होते हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन को स्वतंत्र रूप से। मतलब ये कहीं मिक्स आउट नहीं हो सकते, T के साथ जाएगा और R के साथ आएगा। मतलब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंटली दे आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, इट रिजल्ट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स क्रॉस अ प्योर ब्रीडिंग tall pea plant while round seed with pure breeding dwarf plant with wrinkled seed, that is small t, small r। in F1 hybrid that is tall, F1 में आपने क्या देखा, हाइब्रिड प्लांट मिला जिसमें कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r सो आउट हुआ। ओके, एंड द टॉलनेस एंड द राउंड सीडनेस are dominant trait while dwarfness and wrinkled
सीडनेस आर रिसेसिव ट्रेट्स। ओके, देखिए यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट्स, जो रिंकलनेस है ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। ओके, और इस तरीके से क्या देखने को मिला कि जो F2 प्रोजेनी आया, F2 जनरेशन में, वहाँ पर टाल एंड राउंड में टोटल कितने प्लांट मिले, दैट वाज 9, एंड टॉल एंड रिंकल्ड दैट वर 3, dwarf and round that were 3, and dwarf and wrinkle that was 1. Okay, both of the rounded and dwarf wrinkled are parental type. Tall wrinkled and dwarf rounded are new combination of the traits. They can appear only if the factor of height and seed color separated and paired independently on the another, that is your about 4.10. आइए देखते हैं 4.10 में। देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि देखिए टाल एंड राउंड प्लांट है, ओके, एंड सेकेंड दैट इज योर ड्वार्फ एंड रिंकल्ड है। अब जब इनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया गया, यस, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हुआ, हाइब्रिड टाल एंड राउंडेड प्लांट मिला। ओके, अब इनके डिफरेंट ट्रेड्स को F2 जनरेशन में लेकर के जब इसमें इंटरब्रीडिंग कराया गया, तो क्या देखने को मिला कि डिफरेंट जो भी क्वालिटीज़ रही है, दैट इज टाल राउंड, ओके, टाल राउंड 9, टाल रिंकल्ड 3, ड्वार्फ राउंडेड 3, ये स्वतंत्र रूप से अलग अलग दिखे। ओके, सो दिस लॉ वाज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, नाउ हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। आइए देखते हैं कि ये ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं, कैसे ये प्रदर्शित होते हैं, कैसे ये दिखते हैं। ओके, बाय द डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर्स। फैक्टर्स और एलील्स आर एक्चुअली जीन और सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स और एलील ये क्या होते हैं, दैट आर जीन और सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, जिसका काम क्या होता है, वो डीएनए, ये दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, जो गुणों के प्रकट होने को वह नियंत्रित करता है। दे ऑपरेट थ्रू कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑफ एंजाइम फॉर्म्ड फ्रॉम देम। और ये किसको कंट्रोल करते हैं, एंजाइम्स और प्रोटीन के सिंथेसिस को ये कंट्रोल करते हैं। अ डोमिनेंट factor takes part in the synthesis of a fully functional protein and enzyme so that it produces its morphological and physiological effect. ओके, अब देखिए क्या होता है, डोमिनेट फैक्टर ये फुली फंक्शन करता है प्रोटीन और एंजाइम के प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फिजियोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली उसका इफेक्ट पड़ता है और प्लांट कैसा होता है, दैट प्लांट बिकम टॉल। Okay, a recessive factor is unable to produce the fully effective protein or enzyme. रिसेसिव जो होते हैं वो प्रोटीन और एंजाइम का अधिक प्रोडक्शन नहीं कर पाते। द लैटर इज इनकम्प्लीट, डिफेक्टिव और लिटल इफिशियंट। ओके, दूसरा वो कम अपने प्रभाव को दिखा पाता है। एज अ रिजल्ट इट इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फैक्टर, और जिसके वजह से वह अपने डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है वो दिखता है। इट्स इफेक्ट बिकम्स apparent only when the recessive allele occur in a pair. ओके, ये तभी दिखता है जब ये जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं वो पेयर में उपलब्ध होते हैं तभी। प्लांट हाइट इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, मोस्ट सिंपली हार्मोन से उनकी हाइट जो होती है वो डिपेंड करती है। टॉलनेस और ड्वार्फनेस वुड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। अब ये ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें अधिक बनेगा तो टॉल होगा और कम बनेगा तो ड्वार्फ होगा। द लैटर वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट।
ओके, अधिक बना तो बढ़ा और कम बना तो अधिक नहीं बढ़ पाया। अ प्रोटीन दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द process is synthesized by the factor of tallness more efficient than the factor of dwarfness. As a result, plant having capital T factor grow taller while the smaller t remain dwarf. Now contribution of both parents. आइए देखते हैं दोनों पेरेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या होता है। During sexual reproduction, both of the parents contribute equal amount of genetic material to the progeny. Since genetic material occur in the form of discrete particles or genes, each parent must contribute one gene of each type. Okay, देखिए अब यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से समझाने का क्या प्रयास किया जा रहा है कि दोनों बराबर बराबर मात्रा में जेनेटिक मटेरियल को कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, this is the result in the presence of two sets of all the genes, one inherited from each parent as an offspring is fusion product of two gamete of sex cells. Okay, each gamete should carry only one set of gene which it brings from the parent. However, it is not the whole a single set, because that would result in the linkage of all genes of parents. Okay, however, it is not whole of a single set, because that would result in the linkage of two copies of each chromosome of cells of an individual. One copy of chromosome has been obtained from the chromosomes from the male parent, while the second copy is inherited from the female parent. A male gamete, a female gamete, or a sex cell copies the copy of a chromosomes which may have been derived originally from mother or father individual. Therefore, gamete carries a set of chromosomes, some of which are parent in lineage, while others are maternal in lineage. When the gametes fuse, they restore the number of chromosomes pair in progeny with enough reshuffling to make a chance of combination as per law of probability. In case of asexual reproduction organisms, there is no gametogenesis or fertilization. Therefore, chance of separation and chance of pairing genes and their chromosomes are absent. The individual developed asexually carries the same gene and their chromosomes are present in the parent. ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में बोथ पेरेंट का क्या बताया जा रहा है। दोनों पेरेंट में जो डीएनए होते हैं उनकी कॉपी होती है। कॉपी होने के बाद दोनों एक साथ फ्यूज करते हैं, मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद एक नई क्वालिटी, न्यू जनरेशन, न्यू ऑफस्प्रिंग आता है, जिसमें दो कॉपी डीएनए होता है। फर्स्ट वाले में जो होता है वो नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, दूसरे वाले में भी हाफ होते हैं, और दोनों एक साथ गैदर होकर के, मिक्स होकर के सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 46, 23, सपोज दैट कि 23 आपका मेल के पास है और 23 किसके पास है, दैट इज ऑफ फीमेल। ओके, अब ये जब दोनों फ्यूज करते हैं तो आफ्टर गैमेटोजेनेसिस इसकी संख्या 2n स्टेज हो जाती है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा कि जब स्पर्म फॉर्मेशन या ओवम फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान क्या हो जाती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो हाफ हो जाते हैं, ओवम में भी और स्पर्म में भी। जब ये गैमेटोजेनेसिस होता है तो यही हाफ स्पर्म इनके मेल के हाफ क्रोमोसोम्स और वही हाफ किसके, फीमेल से फ्यूज होने के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी हो जाती है, 46। इस तरीके से आने वाला जो जनरेशन होगा वो क्या होता है, दैट इज योर ह्यूमन बीइंग। ओके,
तो इस तरीके से दोनों पेरेंट का कंट्रीब्यूशन होने से यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत अधिक वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग न्यू डीएनए कॉपी प्राप्त हो रही है और इस तरीके से संख्या इनकी क्या होगी, जस्ट डबल इनमें वेरिएशन आता है। ना अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, आइए देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल थ्रू डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, आप समझने का प्रयास करें। ये डिफाइन करना कि आने वाला जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसको डिफाइन करने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। इन अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेक्स इज डिटरमाइंड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन। ओके, ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स हैं जिन पर किसका असर पड़ता है, उन पर इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। यानी टेम्परेचर अधिक हुआ तो मेल हो सकता है, कम हुआ तो फीमेल हो सकता है। ऐसी कई इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जिसके आधार पर ये डिफाइंड होता है। इन अदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग इट इज़ डिटरमाइंड जेनेटिकली। लेकिन ये ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ये जेनेटिकली होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल जो मिलता है डीएनए उसके आधार पर बेस्ड होता है। ओके, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स को पहले हम लोग जान लेते हैं। ओके, मैरीन मोलस्क के बारे में जानिए। देन बोनेलिया डेवलप इनटू फीमेल इफ ग्रोइंग एलोन, यानी अगर ये अकेले ग्रो करता है तो ये क्या बनता है, दैट इज इन फीमेल। इन अ कंपनी ऑफ अ फीमेल, जब ये फीमेल के साथ में ग्रो करता है तो ये क्या बनता है, इट डेवलप इन एज अ मेल्स। ओके, इन टर्टल, ओके, कछुआ में देखिए क्या होता है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर एबव 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अगर टर्टल का एग है उसको हम 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर हम टेम्परेचर में उसको इंक्यूबेट कराते हैं तो फीमेल प्रोडक्शन होता है। और उसका अगर टेम्परेचर बिलो 28 रखा जाता है तो देखा जाता है कि मेल, यानी कि आने वाला जो जनरेशन होगा वो मेल होता है। ओके, नाउ इन लिजार्ड, छिपकली में देखिए क्या देखते हैं, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर प्रोड्यूस मेल ऑफस्प्रिंग। अगर इनका अधिक टेम्परेचर में अगर ये इनकी एग की हैचिंग हुई है तो मेल ही आपका क्रिएट होता है। ओके, नाउ ऑफिथ्रोट्रोका इज मेल इन यंग स्टेट। अब देखिए ये जो है ये यंग स्टेज में ये मेल होते हैं एंड फीमेल लेटर ऑन, और बाद में ये क्या बन जाते हैं, ये फीमेल बन जाते हैं। स्नेल्स आर ऑल्सो नोन एज सेक्स चेंज सेक्स। ऐसे ही स्नेल्स में भी होता है, उनमें भी यंग वंस मेल होते हैं और फिर आगे जाकर के वो फीमेल में क्रिएट हो जाते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट जेनेटिक और क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, दैट हैपेंस इन ह्यूमन बीइंग एंड मेनी मोर ऑर्गेनिजम्स। तो आइए यहाँ पर हम लोग ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे कि कैसे किस प्रकार से ये डिफाइन होता है कि आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, इन ह्यूमन बीइंग अ नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म देयर आर two types of chromosome, that is autosomes and allosome. First thing, just care it, what is autosomes? Autosomes that defines the physical conditions. Okay, यानी ऑटोसोम वो होते हैं जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, मतलब हमारे कलर्स को, आइज़ के कलर्स को, हेयर कर्लिंग को, ओके, टालनेस को, इन सब को ये डिफाइन करते हैं। एंड एलोसोम्स क्या होते हैं, एलोसोम्स आर दैट विच डिफाइन द सेक्स। ओके, ऑटोसोम्स की संख्या 22 होती है, एलोसोम्स की संख्या 1 पेयर होती है। ओके, आइए देखते हैं आगे, अभी आपको हम समझाते हैं। ऑटोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स विच कंट्रोल नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ओके, जो नॉर्मल फंक्शन को
क्रिएट करेंगे अदर देन सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, इनका काम सेक्स डिटर्मिनेशन का नहीं होता है, ऑटोसोम्स का। ओके, एलोसोम्स और सेक्स chromosomes are those chromosomes which determine the sex of the individual in unisexual organisms। ओके, इनमें ये क्या करते हैं, एलोसोम्स का काम होता है सेक्स डिटरमाइन करना। ओके, आइए देखते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर या 46। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स। ओके, 22 पेयर क्या होते हैं, ये आपके ऑटोसोम्स, यानी 44 आपके क्या हुए, ऑटोसोम्स होते हैं। ओके, अ सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट डिफाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। ओके, यानी दो ऐसे वन पेयर वो क्या होते हैं, दैट डिफाइन द सेक्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म ऑफ द ह्यूमन। द 2 सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फीमेल दैट आर सिमिलर। ओके, फीमेल्स में XX क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसे हम XX क्रोमोसोम्स जब हमें शो आउट होता है तो उसे हम फीमेल बोलते हैं। दे आर डिसिमिलर इन ह्यूमन मेल्स, जबकि ह्यूमन मेल्स में ये अलग होते हैं। वन ऑफ नॉर्मल साइड X क्रोमोसोम एंड द अदर स्मॉलर विद अ गुड अमाउंट ऑफ नॉन फंक्शनिंग क्रोमैटिन, इट इज़ कॉल्ड Y क्रोमोसोम्स। ओके, इसको क्या बोला जाता है, Y क्रोमोसोम्स बोला जाता है। द क्रोमोसोम्स complement of human female that is 44 and next one that is XX, total number of chromosomes that is 46. Okay, while in females that is 44 autosomes and XY chromosomes. Okay, like this human females are homogamic। Okay, human females homogamic कौन होते हैं, जो एक ही गैमिट के होते हैं, यानी XX को ही हम क्या बोलते हैं, होमोगैमिट। और मेल्स में हेटेरोगैमेटिक हो जाते हैं, एक X है और दूसरा Y है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोगैमेटिक्स बोलते हैं। ओके, दैट प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गैमेट, दैट इज ओके, एंड 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म इट प्रोड्यूस, यानी ह्यूमन मेल आर हेटेरोगैमेटिक। ह्यूमन मेल क्या होते हैं, ये हेटेरोगैमेटिक होते हैं, और ये 2 टाइप के गैमेट को ये क्रिएट करते हैं। स्पर्म दैट इज एंडोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ओके, एंडोस्पर्म हैव क्रोमोसोम कंप्लीमेंट ऑफ 22 प्लस Y। ओके, एंड gynosperm have a chromosome complement of 22 plus X। बोथ आर प्रोड्यूस्ड इन इक्वल नंबर, दोनों की संख्या एक बराबर ये क्रिएट होती है। सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड अपॉन द वेदर एंड एंडोस्पर्म और गाइनोस्पर्म फ्यूजेस विद द एग। अब देखिए एग के साथ जो फ्यूज करेगा, गाइनोस्पर्म करता है या एंड्रोस्पर्म, ये डिफाइन करेगा कि यह मेल होगा या फीमेल होगा। इट डिपेंड अपॉन whether an endosperm or sperm fuses with the egg. It is the factor with the probability of 50-50। यहाँ पर 50-50% चांसेस होते हैं, कोई इसे 100% डिफाइन नहीं कर सकता है। ओके, इफ एन एंडोस्पर्म 22 plus Y fuses with the egg of 22X, a male child is born। ओके, इट मीन्स X और Y जब एक साथ मिले तो क्या बना, तब यानी ह्यूमन मेल का Y और फीमेल का X क्रोमोसोम जब एक साथ मिले तो वो क्या बना, दैट इज मेल चाइल्ड। और जब X और X जब एक साथ मिले तो X बना, XX बना, दैट इज नोन एज फीमेल चाइल्ड। ओके, सो देयर इज चांस ऑफ 50-50%। नो वन कैन से दैट द कमिंग चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल। ओके, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत ही विशेष बात है जिसे मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक कन्फ्यूजन होता है कि फीमेल्स के कारण ही ये डिसाइड होता है कि मेल यानी मेल बच्चा नहीं रिप्रोड्यूस हो पा रहा है।
तो देखिए उसके लिए फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि फीमेल्स में तो ऑलरेडी XX क्रोमोसोम है ही, लेकिन मेल्स में XY है। तो इसके लिए मेल चाइल्ड क्रिएट होने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो केवल मेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर शो किया गया है। देखिए XX क्रोमोसोम्स और XY क्रोमोसोम्स, जब ये XX के साथ मिला तो पॉसिबिलिटी क्या बनी, दैट इज़ फीमेल। XY के साथ मिला तो दैट इज चांस ऑफ मेल चाइल्ड। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी में क्या आ रही है, 2 गर्ल बेबीज यानी XY XX 2 आपको दिखाई दे रहा है और XY 2 दिखाई दे रहा है, यानी 50-50% चांसेस होते हैं। यानी कभी भी हम ये क्लैरिफाइड नहीं कर सकते कि अपकमिंग क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इवोल्यूशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस, एक बात जो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये पार्ट जो आप पढ़ेंगे ये आपके अपकमिंग क्लासेस यानी 11th के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन इवोल्यूशन के बाद का जो कंप्लीट जो पार्ट है वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। अभी तक जो आपने पढ़ा ये कंप्लीट पार्ट किसका था, ये आपके एग्जामिनेशन में रहेगा, लेकिन इवोल्यूशन से आगे का जो आप पढ़ेंगे ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, इट विल बी क्लियर टू यू लेटर ऑल्सो, बाद में हम सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। ना अबाउट इवोल्यूशन, आइए देखते हैं इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ओके, स्पेंसर, ये जो टर्म है इसको सबसे पहले किसने दिया था, स्पेंसर ने 1852 में दिया था। is the formation of newer type of organisms from the pre-existing one through modification। ओके, मतलब pre-existing जो ऑर्गेनिजम्स है उसका मॉडिफाई होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का क्रिएट होना, इसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, डार्विन 1859 हैज़ कॉल्ड द इवोल्यूशन टू बी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ओके, मॉडिफिकेशन ऑकर ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। ओके, आखिर ये होता क्यों है, ड्यू टू वेरिएशन। ओके स्टूडेंट्स, वेरिएशंस डेवलप रिप्रोडक्शन ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग म्यूटेशंस। ओके, ये क्यों वेरिएशन क्यों हो रहा है, डीएनए कॉपी जब होता है तो कॉपी होते समय एरर हो जाता है, थोड़ी त्रुटि हो जाती है। चांस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, क्रॉसिंग ओवर, चांस ऑफ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, ये कब कब हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होते समय यानी गैमिट बनते समय, यानी मेल और फीमेल गैमिट जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तब ऐसा होता है, या तो क्रॉसिंग ओवर जब होता है। ओके, क्रॉसिंग ओवर एंड चांस ऑफ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, जब क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होने लगती है, मेल और फीमेल गैमिट जब बनता है। ओके, तो उस समय जब मेल और फीमेल दोनों के डीएनए जब आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं तब ऐसा होता है। वेरिएशन टेकिंग पार्ट इन इवोल्यूशन आर कॉल्ड एज जेनेटिक वेरिएशन। ओके, वेरिएशन टेकिंग पार्ट इन इवोल्यूशन मतलब ऐसे इवोल्यूशन जो वेरिएशन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। मतलब ये वेरिएशन क्या हो जाते हैं, जेनेटिक हो जाते हैं, मतलब ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंजिंग लाते रहते हैं। सर्टेन वेरिएशंस डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, और कुछ विशेष प्रकार के जो वेरिएशंस हैं वो ह्यूमन बीइंग में वो लाइफ टाइम होते रहते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड वेरिएशन। ओके, एक्वायर्ड वेरिएशन क्या होते हैं, जैसे आपने क्या किया, जिम ज्वाइन किया, अच्छी फिट बॉडी आपने अटेन किया, तो ये आपकी क्या हो गई, एक्वायर्ड कैरेक्टर हुई। आपने क्या किया, खूब अच्छे से पढ़ाई करके अपने ब्रेन को अच्छे से डेवलप किया, आपने अच्छी पढ़ाई करके खूब सारा आपने नॉलेज गेन किया, दैट इज योर एक्वायर्ड कैरेक्टर। ओके, और इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होते हैं, दैट आर गिवन बाय आवर एंसेस्टर्स। ओके, दादा दादी, नाना नानी या
पापा या मम्मी से जो हमें मिलता है, दैट इज आवर इनहेरिटेड कैरेक्टर। नाउ इलस्ट्रेशन, आइए देखते हैं। लेट अस कंसीडर ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स विच रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लिव्स इन द बुशेस। देखिए, आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट जो कंडीशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या हुआ कि एक फॉरेस्ट है जहाँ पर 12 रेड बीटल्स थे। ओके, बीटल्स कैसे थे? रेड कलर के थे। ओके, और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था और उनकी लाइफ धीरे धीरे वहाँ पर अच्छे से डेवलप्ड हो रही थी। अब देखिए, अब वहाँ अचानक ऐसा क्या परिवर्तन आया कि वहाँ नंबर ऑफ क्रोज की संख्या अधिक से अधिक क्रिएट हो गई। ओके, अब क्रोज ने क्या किया, इनका शिकार करना बड़े तेज़ी से स्टार्ट कर दिया। अब तो देखिए हुआ क्या, अब इनकी जो वैरायटी है वो विलुप्त हो सकती है। इसलिए हुआ क्या, वेरिएशन होते होते इनके बीच में एक ग्रीन कलर का बीटल जनरेट हो गया था। ओके, अब इस ग्रीन बीटल के कारण इसमें नंबर ऑफ ग्रीन बीटल की संख्या बढ़ चुकी थी। अब क्योंकि रेड बीटल्स इनको ईजिली ये देख सकते थे, इसलिए क्रोज ने क्या किया, उनको उन्होंने शिकार कर लिया, उनको कंप्लीटली खा गए और इस तरीके से रेड बीटल की संख्या क्या हो गई, फिनिश्ड हो गई और केवल ग्रीन ही बचे। क्यों? क्योंकि ग्रीन का जो कलर क्या है, वो पत्तियों के जैसा उनका कलर है, उनको ईजिली क्रो उसको देख नहीं पा रहे थे, इसलिए उनकी संख्या क्या हो गई, वो सेफ हो गई। ओके, दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आपने क्या देखा कि रेड बीटल की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन वेरिएशन के कारण एक ग्रीन बीटल उसमें अचानक से क्रिएट हो गया। अचानक से क्या क्रिएट हुआ, कई जनरेशन के बाद जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस के कारण ऐसा हुआ। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्रोज अधिक हो गए, जिसलिए उन्होंने क्या किया, जितने रेड बीटल्स से सबको खा गए, लेकिन जो ग्रीन बीटल्स थे वो बच गए। क्योंकि कारण क्या था, उनका जो कलर ग्रीन था, नेचुरल सिलेक्शन हो गई यहाँ पे, ग्रीन कलर होने के कारण वो क्रोज उन्हें देख नहीं पाए और वो इस तरीके से इनकी जो संख्या थी वो फिनिश होने से बच गई। ओके, नाउ सेकंड केस में देख लीजिए। सेकंड केस में क्या है कि सेकंड केस में ये बात को क्लियर यहाँ पे किया गया है कि एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है कि बहुत ही अच्छी लाइफ चल रही थी बीटल्स की। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन अगेन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अनदर कलर वेरिएंट दैट इज ब्लू कलर बीटल। ओके, अब देखिए वेरिएशन के कारण अब यहाँ पे ब्लू कलर की बीटल्स क्या हो गई हैं, क्रिएट हो गई हैं। दीज बीटल्स वर आल्सो एबल टू पास द कलर टू इट्स प्रोजेनी। ओके, अब इसके कारण क्या हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन में इनकी कलर वो ट्रांसमिट होते रही, दूसरे में ट्रांसफ़र होती रही, सो दैट इट्स प्रोजेनी बीटल आर ब्लू। इस तरीके से इनके जो बीटल्स थे वो सभी ब्लू कलर के थे। दीज बीटल्स कैन बी सीन बाई क्रोज, सो दे आर ईटेन इन इनिशियल स्टेज। दे आर मोर नंबर ऑफ रेड बीटल्स इन कंपैरिजन टू ब्लू बीटल्स इन अ पॉपुलेशन। अब एक पॉपुलेशन की बात की जा रही है जहाँ पर कि संख्या अधिक थी किसकी, ब्लू कलर की। ओके, बट at this point an elephant comes by the stump of the bushes and beetles leave the skills, most of the beetles kills। okay, अब देखिए वहाँ पर संख्या तो बहुत अच्छी थी ब्लू बीटल की, तो उनका शिकार भी करते थे, लेकिन संख्या अधिक थी इसलिए बहुत अधिक उनका नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि ट्रैम्प एक ऐसी एलिफेंट आई जिसने क्या किया कि अपने पैर से मैक्सिमम को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया और वो फिनिश हो गए। बहुत अधिक संख्या को उसने ख़त्म कर दिया। बट बाय द चांस द फ्यू बीटल दैट हैज़ सर्वाइव्ड आर मोस्टली ब्लू। लेकिन और भी कुछ ऐसे थे जो बच गए, क्योंकि वो चांस ऑफ सर्वाइवल था, क्योंकि अब हर चांस में उनके साथ नुकसान तो होगा नहीं, पूरे को उसने दबाया नहीं, जो बचे वो सर्वाइव कर गए। दीज आर द
ब्लू विल नाउ स्लो इंक्रीजिंग देयर नंबर। अब इनकी संख्या, क्योंकि मैक्सिमम संख्या तो ख़त्म हो गई, अब तो संख्या में थोड़े ही बचे मरने के बाद, तो अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ेगी। ओके, इन केस द कलर चेंज गेव नो सर्वाइवल एडवांटेज। अब देखिए वहाँ पर फर्स्ट केस में आपने क्या देखा, तो ग्रीन कलर था, इस कलर ने क्या किया, उस कलर ने उसको सर्वाइवल का चांस दे दिया। ओके, लेकिन यहाँ पर सर्वाइवल का कोई एडवांटेज मिला, एलिफेंट ने दबा दिया सभी ब्लू को, मैक्सिमम ब्लू को, लेकिन क्या उनका कलर यहाँ सर्वाइवल के लिए इनको कोई बेनिफिट दिया? नहीं। नाउ अबाउट थर्ड कंडीशन। ओके, थर्ड कंडीशन, बीटल पॉपुलेशन begins to increase suddenly, the bushes are attacked by a plant disease। अब देखिए अचानक क्या हो जाती है कि नंबर ऑफ बीटल्स तो बहुत अधिक थी वहाँ पे, और होता क्या है कि अचानक ट्रीज़ के ऊपर कुछ इस तरीके के जस्ट वी कैन से डिजीज हो जाता है प्लांट को, जिसके कारण जो उसकी लीव्स हैं वो कम हो जाती हैं। ओके, द अमाउंट आफ्टर द लीफ मटेरियल ऑफ बीटल्स इज रिड्यूस्ड। ओके, बीटल क्या खाते हैं? लीफ खाते हैं, लीफ अब वहाँ कम हो गया। द एवरेज वेट ऑफ एडल्ट बीटल डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ फूड, क्योंकि भोजन कम थी इसलिए थोड़े दुबले पतले हो गए। ओके, आफ्टर फ्यू ईयर्स व्हेन बुशेस अगेन बिगैन healthy due to the absence of disease, the average weight of beetles could once again increase। और इस तरीके से क्या हुआ, जैसे ही उनकी लीव्स हेल्दी हुई, डिजीज फिनिश होने के बाद फिर से इनकी साइज और वेट में डिफरेंस आया। इफ देयर इज गुड अमाउंट ऑफ फूड एंड द प्रीडेटर आर फ्यू, द बीटल पॉपुलेशन विल ऑल्सो ग्रो इन साइज। ओके, अगर वहाँ पर क्या हुआ, फूड का अमाउंट भी सही रहेगा और प्रीडेटर्स भी कम होंगे, तो बीटल का जो पॉपुलेशन होगा वह अधिक से अधिक ग्रो करेगा। ओके, नाउ अबाउट एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स। ओके, देखिए इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में, एक्वायर्ड ट्रेट्स आर दोज वेरिएशंस विच हैव which an individual during its lifetime due to the effect of environmental factor, use or disuse of organ, conscious effort, the traits affect the structure and function of the cell, tissue and organs without influencing the genetic material. Acquired traits are also called the somatic variation as their influence is restricted to the somatic cells। okay? अब देखिए एक्वायर्ड ट्रेट्स जो होती हैं वो केवल सोमैटिक सेल्स तक, यानी आपकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की जो सेल्स हैं उस तक ही ये सीमित रह जाती हैं। ये जर्म सेल्स में पर ये यानी डीएनए पर इनका कोई असर नहीं पड़ता है। एक्वायर्ड ट्रेट्स आर देयरफॉर नॉन इनहेरिटेबल। इस तरीके से आपने पढ़ाई करके नॉलेज एक्वायर किया है तो ये दूसरे जनरेशन में आपके ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। दे डिसअपीयर विद द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, और जैसे ही वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो वो ख़त्म हो जाता है। ओके, मस्कुलर बॉडी ऑफ एथलीट, लर्निंग ऑफ म्यूजिक, ये सब कुछ डेथ के बाद कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है। यानी पहलवान का बच्चा पहलवान होगा ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ऑन द बुक ऑफ फिलोसफी जूलॉजिक। ओके, कभी कभी देखिए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि लैमार्क की बुक का नाम क्या है, दैट इज़ योर फिलोसफी जूलॉजिक। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पर फिलोसफी जूलॉजिक में कुछ ऐसी रूल्स हैं जिसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इंटरनल वाइटल फोर्स। ओके, internal vital force, there is a vital force in organism which tend to change them, generally making them larger and more complex। okay, यानी इंसान के अंदर इंटरनल कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जिसके कारण वो खुद को और अधिक विशालकाय और अधिक कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ओके, ना अबाउट इन्वायरमेंट। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो रूल्स जो लैमार्क ने यहाँ पर
जो कि हम लैमार्क के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए लैमार्क ने क्या कहा था। लैमार्क के अकॉर्डिंग ये होता है, इन्होंने ये कहा कि जैसे हम जिराफ का यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। इनके अनुसार ये था कि पहले जो जिराफ हुआ करते थे वो छोटी गर्दन वाले थे, ओके, उनकी लाइफ नॉर्मल थी, वो इजीली ग्रास उनको नीचे अवेलेबल हो जाता था, हरे भरे कंप्लीट जो था कंडीशन था, हरा भरा था पूरा फॉरेस्ट, और इजीली उसको खाते पीते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, कुछ इन्वायरमेंटल चेंज आया, और चेंज आने से सभी अर्थ पर जो ग्रास अवेलेबल थे वो क्या हो गए, वो ड्राई हो गए, सूख गए। अब सूखने के बाद क्या हुआ, सूखने के बाद अब ये इनके साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि अब ये खाने के लिए इनको दिक्कत होने लगा। इन्होंने क्या किया, अपनी जो इनकी जो गर्दन थी ये पहले लंबी नहीं थी, छोटी ही थी। अब ये ट्राई करके कोशिश करके ये ट्रीज़ के लीव्स को खाने का प्रयास करना शुरू किए। अब ये लगातार प्रयास करते रहे और धीरे 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 ये प्रयास से इनकी गर्दन क्या होती गई, लंबी होती गई। और इन्होंने ये भी कहा कि इसके कारण ये क्या हुआ, यह ट्रेड जो एक्वायर्ड ट्रेट है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये पास ऑन हो गया। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, द ट्रेट्स एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम आर पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। उनके अनुसार ये था कि जो क्वालिटी हम अपने पूरे होल लाइफ में हम उसको एडॉप्ट करते हैं, अचीव करते हैं, वो दूसरे जनरेशन में ये पास ऑन हो जाता है। ओके, लेकिन इस बात को रॉन्ग घोषित कर दिया गया। ओके, आइए देखते हैं किसने इसको रॉन्ग घोषित किया। द थियरी इज रॉन्ग एज देयर इज नो इंटरनल वाइटल फोर्स फॉर इंक्रीजिंग द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, ऐसा कुछ अंदरूनी चीज़ है ही नहीं जो आपकी लंबाई को बढ़ा दे या आपकी सब कुछ को चेंज कर दे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिराफ की जो गर्दन है वो वैसे ही बढ़ गई। ओके, नीड्स डिज़ायर कैन नॉट मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग ऑर्गन नॉर प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गन। ओके, रेगुलर यूज ऑफ एन ऑर्गन डज नॉट इंक्रीज इट्स साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। इवन आइज ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीलेशंस आर नॉट इनहेरिटेड। ओके, यहाँ तक कि देखा जाए तो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है अधिक यूज करने से अगर बढ़ती, तो आप सिंपली देखिए कि हम लोग अपने हैंड को सबसे अधिक यूज करते हैं, तब ये भी क्या हो जाता है, ये बहुत अधिक बढ़ गया होता। ओके, नाउ देखिए इसको ऑगस्ट वैसमैन रिमूव्ड द अगस्त वैसमैन ने क्या किया, 21 जनरेशन तक इन्होंने माइस यानी चूहे की पूंछ को काटा। ओके, 21 जनरेशन तक इन्होंने चूहों को रखा और उसके टेल को काटा, और 22 जनरेशन में भी 22nd जनरेशन में भी उन्होंने ये पाया कि जो 22nd जनरेशन में जो माइस जो रैट आया उसके पास भी टेल अवेलेबल था। वेस्टमैन 1892 proposed the theory the continuity of germ plasm which states that only those characters are passed to the next generation which occur in the germ cell or germ plasm। इस तरीके से इन्होंने ये बात क्लियर कर दिया कि केवल वही कैरेक्टर ट्रांसफ़र होंगे जो कि डीएनए में चेंजिंग लाएंगे। ओके, इस तरीके से इन्होंने इनके थियरी को गलत साबित कर दिया। नाउ इनहेरिटेड ट्रेट बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ओके, इस वक्त किसकी थियरी मानी जाती है, दैट इज़ ऑफ चार्ल्स डार्विन। ओके, देखिए डार्विन ने क्या बताया और कैसे बताया इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओके, डार्विन we will study about inherited traits, Darwinism in the next video. Okay students, thank you.